नमस्कार मित्रों, गुरुकुल की इस व्याख्यान माला में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर पंकज कुमार मिश्र आप लोगों के सामने एक बार फिर से मृच्छकटिकम लेकर के उपस्थित हूं। मृच्छकटिकम के षष्ठ अंक को हम लोगों ने पूर्ण किया था, जिसका नाम था प्रवहन विपर्य, और हम लोगों ने बखूबी जाना कि वसंत सेना और आर्यक, जो कि आने वाले दिनों में तख्ता पलट करने वाला है, इन दोनों की गाड़ियों की अदला बदली हो जाती है, या यूं कहें कि शकार और चारुदत्त की गाड़ी के जो यात्री हैं वे यात्री बदल जाते हैं। जिंदगी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में इसी प्रकार विपर्यय का खेल है। हमारे जीवन में इस प्रकार के बदलाव, इस प्रकार के परिवर्तन यथा काल, यथा स्थिति, यथा स्थान और यथा चरित्र आते ही रहते हैं। इसी प्रकार से मानो मृच्छकटिकम का यह अंक एक प्रतीक के रूप में हमारे सामने उपस्थित होता है, और उस प्रतीक के माध्यम से हम इस कहानी को और इस संघर्ष को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। मृच्छकटिकम नाटक का छठा अंक इस प्रकार समाप्त हो जाता है। आर्यक को चंदनक के द्वारा तलवार दिया जाता है, और एक प्रकार से मानो यह एक संकेत है कि सत्ता तंत्र में रहने वाले लोग भी अपने नेतृत्व से परेशान होते हैं, और वे परिवर्तन के लिए परिवर्तनकारी नेतृत्व को सहायता पहुंचाते हैं। चंदनक उसका प्रतीक है, आर्यक प्रतीक है भ्रष्ट राज्य तंत्र के विरुद्ध सत्ता परिवर्तन का नेतृत्व करने वाला। अंक खत्म होता है। अब हम आज 7वें अंक की ओर बढ़ रहे हैं। हमेशा की तरह मैं इसका पहले आप लोगों के सामने परिचय दूंगा, लेकिन 7वां अंक की अगर आप जाने, इस अंक की विशेषता को समझें, तो पूरे के पूरे मृच्छकटिकम का यह सबसे छोटा अंक है। इतना छोटा अंक है कि यदि स्थिति परिस्थिति अनुकूल रही तो आप इसे 1 घंटा में बैठ करके समझ सकते हैं बिना किसी अन्य सहायता से। कुल 9 पद्य हैं इसमें। इसी से अनुमान लगाया जा सकता है कि प्रायशः जितने भी महत्वपूर्ण नाटक हैं, उन नाटक के किसी भी अंक में आप 9 पद्य नहीं प्राप्त करेंगे। पुनरअपि हम इसको जानने की कोशिश करते हैं, और अगर इसकी हम एक पूरे के पूरे अगर कथा चक्र को समझें, तो इसकी कथा को इस रूप में समझा जा सकता है कि इस अंक की घटना का जो स्थल है वो पुष्प करंडक उद्यान है। आप लोग सभी बखूबी जानते हैं इस विषय को कि दोनों जो गाड़ियां हैं वो डेस्टाइन्ड टुवर्ड्स पुष्प करंडक उद्यान है। अब क्या है कि दोनों नहीं, मतलब जो चारुदत्त की जो गाड़ी है उसको पुष्प करंडक उद्यान की ओर जाना है, और जो शकार की गाड़ी है उनको शकार के पास पहुंचना है। चारुदत्त प्रतीक्षा कर रहा है वसंत सेना की, क्योंकि वसंत सेना उनसे मिलने के लिए आने वाली है, और इसी के लिए चारुदत्त ने अपनी गाड़ी भेजी थी कि आप उनको ले आओ। इस षष्ठ अंक की जो घटनाओं के बाद ही चारुदत्त की गाड़ी आर्यक को लेकर के चारुदत्त के पास पहुंचती है। भूमिका से भी स्पष्ट था, चूंकि गाड़ी परिवर्तित हो गई है, गाड़ी के यात्री परिवर्तित हो गए हैं, और चारुदत्त की गाड़ी जिसमें वसंत सेना का आना अभीष्ट था, उस गाड़ी में आर्यक बैठा हुआ है। तो विपर्य है, वो गाड़ी चारुदत्त के पास पहुंचती है, और इसके पहुंचने के अनंतर हम ये देखते हैं कि जो उसमें बैठा हुआ आर्यक है, इसके पास आप पाएंगे कि चारुदत्त के साथ उसके मित्र विदूषक हैं। वो विदूषक को कहता है कि जा करके देखो, वसंत सेना को लेकर के आओ। लेकिन वसंत सेना की जगह पे एक बंधन में जकड़ा हुआ एक व्यक्ति विशेष को देख करके आप समझ सकते हैं कि विदूषक की मनस्थिति क्या होती है। तो स्वयं चारुदत्त उसकी ओर बढ़ता है, और चारुदत्त देखता है तो फिर जैसे आर्यक और चारुदत्त का एक मैत्री भाव वहां प्रकट होता है। लेकिन इसके बाद जो है, चूंकि वसंत सेना की प्रतीक्षा में था, वसंत सेना के न आने की चिंता हो रही थी, अब व्यग्रता है चारुदत्त को। गाड़ी पहुंचती है, गाड़ी में वसंत सेना नहीं है।
उसकी जगह पर आर्यक है। आर्यक को देख करके चारुदत्त उसे अभय दान देता है और बंधन जो है उसकी जो श्रृंखला है, उसका जो जंजीर है, जो कैद में जो बंधा हुआ था, उसको वह वहीं पर कटवाता है चारुदत्त और गाड़ी में विदा कर देता है। तो बड़ी छोटी सी घटना है, संवाद भी बड़े लंबे चौड़े नहीं है, लेकिन एकाध प्रयोगात्मक संवाद है पद्य रूप में। जब प्रसंग आएगा उस समय उसकी चर्चा करेंगे। जैसे मैंने आपको सूचना दी थी, अगर इस अंक का हम संक्षिप्त परिचय लें, सप्तम अंक में कुल 9 पद्य हैं, कुल 4 इसमें चरित्र हैं और पहला यह अंक है जिसमें कोई स्त्री चरित्र नहीं है। अर्थात पूरे 10 अंक में एकमात्र अंक ऐसा है, 7वां अंक, जिसमें कि पुरुष ही पुरुष जो है वो पात्र के रूप में है। और वे चारों पुरुष जो है, अगर उनको प्रवेश के क्रम से मंच पर हम देखें कि किस समय किसका प्रवेश होता है या किनका संवाद पहले प्राप्त होता है, तो उस दृष्टि से चारुदत्त पहले है, उनके साथ उनका मित्र विदूषक है जो दोनों पहले से ही मंच पर है। मंच पर क्या कहने के लिए नाटकीय दृष्टि से तो मंच पर है, लेकिन जो स्थान घटना उस मंच पर हमें दृश्य बनाना पड़ेगा। पुष्प करंडक उद्यान में प्रतीक्षा कर रहा है ये दोनों। उसके बाद चेट है, चेट से तात्पर्य है जो गाड़ीवान है, गाड़ी लेके आएगा। और उसके बाद उससे निकलने वाला जो चरित्र है आर्यक, वह आर्यक है। इस चरित्र का नाम है आर्यक अपहरण। आर्यक, अगर आप देखेंगे तो आपके अंत में, सप्तम अंक के अंत में लिखा हुआ मिलेगा कि इति आर्यकापहरणम नाम सप्तमोंक। लेकिन यह एक विवेचन का विषय है। मित्रों, जरा सोचे कि ये आर्यक का अपहरण कैसे। अगर आप देखें अंक का जो नामकरण है, क्योंकि हम जब कहानी में जाएंगे तो आपको आर्यक का अपहरण नहीं कहीं दिखेगा, बल्कि हम इसे कह सकते हैं कि आर्यक पलायन ये जरूर है, क्योंकि जेल से ये भागा हुआ है। और यहां पर भी क्या है कि जिस गाड़ी में आया है वह गाड़ी में जबरदस्ती बलात् बिठा करके नहीं लाया गया है, वह स्वेच्छा से उस गाड़ी में बैठ करके आया है। और आने के अनंतर भी यह किसी प्रोटैगोनिस्ट के पास नहीं आया है, यह किसी एंटागोनिस्ट के पास नहीं आया है, यह प्रोटैगोनिस्ट के पास आया हुआ है, यह नायक के पास आया हुआ है। और नायक उसे अभयदान देता है, नायक उसे अपनी शरण में लेता है, नायक उसकी सहायता करता है, नायक से सुंदर संवाद होता है। तो इस दृष्टि से आर्यक का यह अपहरण नहीं है, जो हम आम भाषा में लोगों को समझने और समझाने का प्रयास करते हैं अपहरण शब्द का अर्थ लेकर के। वस्तुतः अगर इसको आर्यक अपहरण हम ये कहें तो हम ये कह सकते हैं कि संकट में फंसे हुए आर्यक को उस संकट से अपहरण कर लिया गया, अर्थात संकट से बाहर निकाल लिया गया, इसलिए इसका नाम आर्यक अपहरण है। इसलिए अपहरण शब्द जो है यहां पर सार्थक है। लेकिन अगर एक कॉमन, एक नॉर्मल टर्म के रूप में अपहरण शब्द का प्रयोग करेंगे तो कदाचित इस 7वें अंक के नामकरण की व्याख्या करता हुआ यह नाम प्रतीत नहीं होता है। सूचना पहले ही दे रखी है हमने कि इसका नाम पुष्प करंडक उद्यान है और पुष्प करंडक उद्यान में चारुदत्त और विदूषक दोनों प्रतीक्षारत हैं। आप देखेंगे जैसा मैंने कहा, प्रवेश क्रम से चारुदत्त पहले, विदूषक बाद में नहीं, दोनों एक ही साथ प्रवेश करते हैं। लेकिन चूंकि नायक है चारुदत्त, इसलिए चारुदत्त का नाम पहला है। लेकिन संवाद की दृष्टि में क्या है, विदूषक का अर्थ जो है, विदूषक जो है उसका प्रथम प्रयोग हम प्राप्त करते हैं संवाद में। संवाद को लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इसकी पूरी कथा का बिंब क्या है, प्रतिबिंब क्या है, प्रतीक क्या है और इसका उद्देश्य क्या है। विदूषक कहता है, भो पश्य पश्य पुष्प करंडक जीर्णोज्ञानस्य सश्रीकताम। सश्रीकताम यानी शोभा, सौंदर्य, कि देखिए देखिए। अब ये पश्य पश्य है वो अपने मित्र से कहेगा, ये कोई अनाउंसमेंट नहीं है। चारुदत्त साथ में है और भो एक संबोधन है। इसके आधार पर हम अर्थ लेंगे कि हे मित्र चारुदत्त, आप जरा देखें। क्या देखें? तो इस पुष्प करंडक जीर्णोद्यान का सौंदर्य देखें, इस जीर्णोद्यान की शोभा को देखें। जिस प्रकार से ये वर्णन और विवरण है, कम से कम इससे तो ऐसा प्रतीत होना चाहिए कि ये स्प्रिंग का सीजन है, क्योंकि आने वाला जो वाक्य है उस वाक्य से हमें अनुमान होगा
हम उस अनुमान के माध्यम से जानेंगे कि ऐसा प्रतीत तो हो रहा है कि यह स्प्रिंग सीजन है, वसंत ऋतु का मौसम आ चुका है। और उसी वसंत ऋतु में आप सभी जानते हैं कि प्रेमी और प्रेमिका का जो मिलन है वो अत्यंत आनंदोत्पादक होता है, सुखद होता है। मन में एक मिलने की आशा, अभिलाषा, इच्छा, चाहत सारी जो है वो बलवती होती रहती है। हर क्षण जो प्रेमी और प्रेमिका है उनके आपस में मन करता है कि हम आपस में मिलें और एकांत क्षण में अपने मन की भावना जो है उनको शेयर करें। कदाचित यही कारण है कि चारुदत्त पुष्प करंडक उद्यान आया हुआ है और उस पुष्प करंडक उद्यान में वसंत सेना आई हुई है या आने वाली है। तो पुष्प करंडक जीर्णोद्यानस्य, अब ये एक थोड़ा सा एक लग रहा है कि ये जीर्ण शब्द जो है ये पूरे सौंदर्य में कहीं नेगेटिव अप्रोच है, लेकिन नहीं, जीर्ण का मतलब ये नहीं कि जहां के पेड़ पौधे सूख गए हों, पेड़ बूढ़े हो गए हों। हम कह सकते हैं कि बहुत ही पुराना यह जो उद्यान है, बहुत ही लंबे समय का उद्यान है, उस उद्यान को बना हुआ बहुत दिन हो चुका होगा, तो इस रूप में जीर्णोद्यान है। और उसकी सश्रीकता, श्री का अर्थ ही अपने साथ शोभा होता है, सौंदर्य होता है, और यहां पर भी उनकी सश्रीकता की बात, शोभा और सौंदर्य की बातें बताई जा रही है। चारुदत्त उसकी स्वीकृति में कहता है वयस्य एवं एतत्, हम मित्र ऐसा ही है भाई। क्यों, कैसे, जैसे कि, अब हम लोग हिंदी में बोलते हैं जैसे कि, इंग्लिश में कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल, संस्कृत में प्रयोग हो जाता है सामान्यतया तथा ही, जैसे कि, क्योंकि वणिज इव भांति तरवः पण्यानीव स्थितानि कुसुमानि शुल्कमिव साधयन्ता मधुकर पुरुषाः प्रविचरन्ति। यह पहला पद्य है और चारुदत्त वर्णन कर रहा है कि ये तरवः, जो तरु हैं, पेड़ पौधे जो हैं, वो व्यापारियों की तरह शोभित हैं, शोभा दे रहे हैं। अब ये क्या मतलब हुआ? और पण्यानीव स्थितानि कुसुमानि, और बाजार की तरह जो है ये पुष्प जो है वो बिखरे पड़े हैं, दिखाई पड़ रहे हैं, स्थित हैं। शुल्कमिव साधयन्ता मधुकर पुरुषाः प्रविचरन्ति, और मधुकर रूपी जो पुरुष हैं, भंवर रूपी जो, भ्रमर रूपी जो मनुष्य हैं, वे शुल्कमिव साधयन्ता, मनो शुल्क देते हुए प्रविचरन्ति, भ्रमण कर रहे हैं। कितना सुंदर है वाक्य। ये एक जो, जिसको हम कहते हैं कि रोमांटिक हार्ट, एक जो प्रणयिनियों का, जो प्रणयी जनों का जो हृदय होता है, उस हृदय से निकले हुए प्रकृति को देखने का एक प्रेम परक भाव होता है। हम अपनी प्रेमिकाओं को उनके अपने पुष्पों में ढूंढते हैं, फूल में ढूंढते हैं, उनके सौंदर्य को, उनकी समृद्धि को, उनकी खुशबू को, उनके साहचर्य को, आदि को। तो देखिए किस तरह से कवि ने यहां पर उस प्रकृति का वर्णन मनुष्य के उस रोमांटिक जीवन में प्रवेश करके दिया है। कहते हैं वणिज इव तरवः भांति, भाई वणिज व्यापारी गण बाजार में जाते हैं, और बाजार में जब जाते हैं तो उनके पास बहुत अधिक पैसे होते हैं, धन संपत्ति काफी होती है ताकि अधिक से अधिक सामग्री खरीद सकें। तो तरवः वणिज इव भांति, मानो वो जो तरु है, जो वृक्ष है, वो व्यापारी हो, व्यवसायी हो। क्यों? क्योंकि समृद्ध है, पेड़ पौधे, डंठल, उनकी शाखाएं, उनके पत्ते, उनके पुष्प, यानी इतने भरे पूरे हैं कि मानो ये सारे के सारे व्यापारी हों। और उसमें जो बाजार की तरह जो है, जिस तरह बाजार में सामग्रियां बिखरी पड़ी होती हैं, उसी प्रकार मानो उन वृक्षों के ऊपर में ये पुष्प जो हैं वो बिखरे पड़े हैं और जिनको खरीदने के लिए व्यापारी गण आए हुए हैं। और मानो जो मधुकर पुरुषाः शुल्कमिव साधयन्ता प्रविचरन्ति, और जो पुरुष लोग हैं, जो मधुकर, जिस प्रकार मधुकर एक पुष्प से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे हैं, उसी प्रकार मानो इस पुष्प करंडक उद्यान में ये जो खिले हुए पुष्प हैं, उन पुष्पों की शोभा मानो पुरुष वहां जाकर के ग्रहण कर रहे हैं, ले रहे हैं। अस्तु, चूंकि चारुदत्त
वसंत सेना की प्रतीक्षा कर रहा है, वसंत सेना से मिलन की एक आस है, इसीलिए प्रकृति को देखने का उनकी जो वह दृष्टि है वो इस प्रकार की है। लेकिन यदि यही चारुदत्त होता, दुखी चारुदत्त होता, तो आज यही पुष्पकरंडक उद्यान उसके लिए पूरी तरह से उजड़ा हुआ चमन की तरह प्रतीत होता। खैर, तो इसमें हम कहते हैं कि अगर इस प्रकार का ये वर्णन है तो इसमें एक आशावाद है। और मित्रों, जो भारतीय जो नाट्य परंपरा है, भारतीय जो चिंतन परंपरा है, भारतीय जो ज्ञान परंपरा है, उन सब में आप पाएंगे कि एक जो कॉमन तत्व है, एक सामान्य विषय है, वह आशावाद है। और हम भारतीय उसी आशावाद पर जीते हैं और तभी सबके लिए अनुकूल होने का, सबके सुख की कामना करते हैं। अस्तु, विदूषक कहता है, भो इदम असंसकार रमणीयम शिलातलमुपविशतु भवान। ठीक है कि भाई अब आ गए इस पुष्पकरंडक उद्यान में, ये बेंच लगा हुआ है, ये एक पत्थर है, और वो पत्थर क्या है? कह रहा इदम असंसकार रमणीयम शिलातलम उपविशतु भवान, कि ये जो है एक पत्थर का शिला है, ये शिलातल पर आप बैठ जाएं, आराम करें, प्रतीक्षा करें, बैठने की जगह है, बैठ जाए, खड़े ना हो। हम आप भी जब जाते हैं ऐसे किसी गार्डन में, किसी उद्यान में, और कहीं कोई बेंच दिख जाता है, तो हम किसी की प्रतीक्षा में या स्वयं की उस थकान को दूर करने के लिए हम उस पर बैठ जाते हैं। चारुदत्त बैठ जाता है, उपविश्य बैठ करके, वयस्य चिरयति वर्धमानक। मित्र, ये जो वर्धमानक है ना, ये बहुत देर लगा रखा है, बहुत देर कर दिया है। इसे केवल अविधा मात्र न समझें कि वर्धमानक विलंब कर रहा है, लेकिन जब प्रिया मिलन की प्रतीक्षा होती है तो उस प्रतीक्षा में एक मिनट भी जो है वो एक दिन के समान होता है, और प्रिया के साथ रहना जो है वो एक दिन भी आपको एक घंटे के समान प्रतीत होता है। तो यहां पर यह सापेक्षता जो है वो चारुदत्त के मन में काम कर रहा है कि चूंकि वसंत सेना अभी तक नहीं आई है, इसलिए भले वह 1 घंटा का समय हो या भले वो 6 घंटा हो गया हो, चारुदत्त को वह विलंब ही लगेगा, क्योंकि तीव्रता होती है प्रतीक्षा के लिए। तो इसीलिए वो कहता है कि मित्र विदूषक, मित्र मैत्रेय, इस वर्धमानक ने बहुत देर कर दिया है। अब विदूषक उसकी हाँ में मिल कहेगा, भणितो मया वर्धमानक, कि भाई मैंने वर्धमानक से पहले ही कह दिया था कि वसंत सेनाम गृहीत्वा लघु लघु आगच्छ इति। अब ये जो है ना, एक टीज करने वाली बातें आ रही है। हाँ भाई, मैंने पहले ही कह दिया था उस गाड़ीवान को, उस वर्धमानक को, उस ड्राइवर को, कि कोई हड़बड़ी नहीं है, तुम वसंत सेना को लेकर के धीरे 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 आना, लघु लघु आगच्छ। मतलब ये नहीं कि जल्दी से आना, अपनी सुविधा से आना, गाड़ी बीच में रोक लेना फिर आना, गाड़ी में कोई स्पीड देने की जरूरत नहीं है, अपनी सुविधा से आना। तो चारुदत्त के लिए एक प्रकार से वो उसके मन की कुढ़न को समझने की कोशिश कीजिए कि प्रेमी और प्रेमिका के मिलन के मध्य की योजना को यदि कोई और हैंडल करे तो उसकी क्या दशा होगी। चारुदत्त की मनोव्यथा उसी प्रकार है, और वही मनोव्यथा है जो उसे बार बार उतावला कर रहा है और बार बार कह रहा है, तो फिर विलंब क्यों कर रहा है, इतनी लेट क्यों हो रही है उसको आने में। कहता है, किम यात्यस्य पुरः शनैः प्रवहनम तस्यांतरम मार्गते भग्ने क्षे परिवर्तनम प्रकृते छिन्नोथवा प्रग्रह वरमांतोज्झित दारुवारित गतिर्मार्गांतरम याचते स्वैरम प्रेरित गो युगः किमथवा स्वच्छंदमागच्छति। अब मन में उठने वाले विकल्प, मन में उठने वाले संदेह कि क्यों विलंब हो रहा है। गाड़ी तो पंक्चर नहीं हो गई, एक्सीलरेटर तो खराब नहीं हो गया, कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, कहीं जाम में तो नहीं फंस गए। इस तरह की बातें हमारे मन में उठती रहती हैं। इसलिए जब हमारी प्रिया या हमारा प्रेमी जब हमसे निकल के जाती है या जाता है, तो हम इमीडिएटली कहते हैं कि घर पहुंचते ही आप इतना लिख देना रीच्ड, कि भाई हाँ हम पहुंच गए। तो ये मन में जो उठने वाले विकल्प है,
उसी को कवि ने चारुदत्त के माध्यम से एक स्वाभाविक रूप से हमारे सामने प्रकट किया है और प्रश्न बना करके किम अस्य पुरः शन प्रवहनम शनैः शनैः याति, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके आगे में जो चलने वाली गाड़ियां हैं वो धीरे धीरे चल रही हैं। भाई ये तो आए दिन हम सब लोगों के अनुभव का विषय है कि अगर सामने में कोई गाड़ी हो तो उस गाड़ी की स्पीड से ही अपनी गाड़ी की स्पीड निर्धारित होती है, अनलेस अदरवाइज आपको साइड मिल जाए। तो ये भी है, तो इस शंका सही है कि ऐसा हो सकता है कि इसके आगे जो चलने वाली गाड़ी होगी वो शनैः याति, धीरे धीरे चल रही होगी, या तस्यांतरम प्रवहनम मार्गते, या क्या है कि उसके जो मध्य का, उसके बीच का जो है, या कोई दूसरा साइड ढूंढ लिया होगा इसने, इस गाड़ी वाले ने, कि जाम देखा होगा तो कोई दूसरा रास्ता ले लिया जिसमें जाम ना हो लेकिन वो रास्ता लंबा हो। भग्ने क्षय परिवर्तनम प्रकृते, कहीं गाड़ी की धुरी जो एक्सेल है कहीं वो तो नहीं टूट गई कि अक्षय भग्ने, अर्थात उस अक्ष के टूट जाने पर, धुरी के टूट जाने पर, एक्सेल के टूट जाने पर, या गाड़ी के पंक्चर हो जाने पर परिवर्तनम प्रकृते, हो सकता है कि बदल रहा हो, गाड़ी का पहिया चेंज कर रहा हो, उसके धुरी को ठीक कर रहा हो। छिन्नोथवा प्रग्रह, या जो लगाम है, रेन, जिसे हम कंट्रोल करते हैं बैलों को या घोड़ों को, हो सकता है कि गाड़ी को खींचते समय वो लगाम ही बीच से टूट गया हो, तो उस लगाम को ठीक कर रहा हो, लगाम को बदल रहा हो। वर्मांतो जित दारु वारित गतिर मार्गांतरम याचते, इसी तरह से जैसा हमने कहा कि जो दारु वारित, दारुना वारितम, यानी बीच में रास्ते में कहीं कोई लकड़ी आ गई हो, जिस लकड़ी से रास्ते में व्यवधान हो गया हो, स्पीड ब्रेकर बन गया हो, ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो गया हो, गाड़ी आगे ना जा पड़ रही हो, तो इस तरह से हो सकता है वो गाड़ी को दूसरे रास्ते से फिर उन्होंने मोड़ लिया हो। स्वैरम प्रेरित गो युग, ऐसा भी हो सकता है कि गो युग, यानी गो युग से मतलब है कि गाय बैलों का जो जुआ होता है कंधे पर डालने वाला, उस जुए को कहीं वो जो खुद ही तो नहीं चला रहा है, खींच रहा है वो बैल, या स्वच्छंदमागच्छति, अपने मन से वो बैलगाड़ी चली आ रही है, चेत वर्धमानक जो है उसको वो कुछ स्पीड या कोई आगे पीछे ना कर रहा हो। मित्रों, इसके माध्यम से नाटक के घटना चक्र के ऊपर में कोई विशिष्ट प्रभाव नहीं पड़ रहा है, लेकिन इसके माध्यम से उस प्रेमी हृदय की व्यथा, प्रिया मिलन की जो प्रतीक्षा है, उस प्रतीक्षा की जो व्यथा है वह अभिव्यक्त होती है। और सही में व्यक्ति जब अपने प्रिया की प्रतीक्षा करता है तो उनकी दशा अत्यंत दयनीय हो जाती है। उनके मन में एक विचित्र प्रकार की बौखलाहट उत्पन्न होने लगती है, और वही स्थिति यहां पर चारुदत्त की है। और उसके मन में उस गाड़ी के अभी तक ना पहुंचने के कारण उत्पन्न होने वाली प्रायः सारे संभावित शंकाओं को नाटककार ने चारुदत्त के माध्यम से यहां पर प्रस्तुत कर दिया है। तो बड़ा ही सुंदर है, पद्य बहुत ही बढ़िया है। हम इस पद्य के माध्यम से तो और कुछ नहीं, लेकिन एक प्रेमी हृदय की व्यथा को भली भांति समझ सकते हैं। इसी बीच क्या है कि ये गाड़ी अब पहुंचने वाली है, अबाउट टू रीच है वो गाड़ी। उस गाड़ी में आर्यक बैठा हुआ है और उस पुष्प करंडक उद्यान के पास अब वो गाड़ी पहुंचने वाली है। मित्रों, इस गाड़ी के पहुंचने की जो कहानी है, उसकी जो कथा है, हम अपने अगले उसमें जानेंगे। अभी तक जो आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।